तो जैसे कि अभी तक के चैप्टर में हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा एंड फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में बात करी। अब हम जाने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है व्हाट मेक्स द फेडरल कंट्री। किसी भी कंट्री को ऐसी क्या चीज फॉलो करनी चाहिए कि हम उसको एज अ फेडरल कंट्री कंसिडर करें। जैसे कि हमने पावर शेयरिंग में बात करी थी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, जहां पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेके पावर शेयरिंग को समझा था। तो हम उस कंट्री को जिस कंट्री के अंदर पावर को शेयर किया जाता है, फिर चाहे वो हॉरिजॉन्टल वे में हो या फिर वो वर्टिकल वे में हो, तो उस कंट्री को हम कंसिडर करते हैं कि उस कंट्री में पावर को शेयर करा गया होगा। बट एक कंट्री को फेडरल कंट्री बनाने के लिए ऐसी क्या चीज उस कंट्री को फॉलो करनी पड़ती है कि हम उसको ऐसा फेडरल कंट्री कंसिडर करें। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट मेक्स द फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री को समझने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका का। किसका एग्जांपल लेते हैं? बेल्जियम एंड श्रीलंका का। कि हमने देखा था कि बेल्जियम में या फिर श्रीलंका में लैंग्वेज की बेसिस पे हमको डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिली थी। बेल्जियम के अंदर हमको फ्रेंच देखने के लिए मिले थे, डच स्पीकर देखने के लिए मिले थे और कुछ जर्मन भी देखने के लिए मिले थे। वहीं श्रीलंका के अंदर हमको सिन्हाला स्पीकर देखने के लिए मिले थे एंड तमिल स्पीकर देखने के लिए मिले थे। यहाँ पर बेल्जियम जो कि एरिया है स्मॉलर देन दी हरियाणा, और श्रीलंका का एरिया अप्रोक्सीमेटली हरियाणा के बराबर, इसकी पॉपुलेशन भी हरियाणा के इक्वल थी। तो इस कंट्री में डाइवर्सिटी थी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, और इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम के लीडर्स ने कितना अच्छा बेल्जियन मॉडल बनाया कि उन्होंने सिविल वॉर जैसी कंडीशन जैसे श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिली उसको वो अवॉइड कर पाए। तो स्मॉल एरियाज के अंदर डाइवर्सिटी को मैनेज करना कितना ज्यादा कह सकते हैं मुश्किल था। क्या था? मुश्किल था, हार्ड था। बट अगर हम बात करते अपनी कंट्री, किसकी? इंडिया की। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी की अगर बात करें, वो केवल लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं थी, वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी थी, कल्चर के बेसिस पे भी थी, रिलीजन के बेसिस पे भी थी। तो इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी था, एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क भी था वहां के लीडर्स के लिए। क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे एरिया के अंदर डाइवर्सिटी को मैनेज करने में जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको देखने के लिए मिली, तो इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम के लीडर्स और गवर्नमेंट के सामने। तो हमने देखा कि जैसे ही 1947 में इंडिया आजाद हुई, इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, हमें देखने के लिए मिला कि उस टाइम पे कंट्री एक फेडरल कंट्री नहीं थी। भले ही वो कंट्री एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दी गई हो, पर वो कंट्री एज अ फेडरल कंट्री नहीं डिक्लेयर करी गई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ने देखा कि उस कंट्री के अंदर हमने दो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई। क्या बनाई? हमने दो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिसको हमने ऐसा फेडरल गवर्नमेंट नाम दिया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट के अंदर चेंज हुआ, रूल्स के अंदर चेंज हुआ, और हमको एक न्यू टायर ऑफ गवर्नमेंट भी देखने के लिए मिली जो थी लोकल गवर्नमेंट। हमने देखा कि जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा फेडरल गवर्नमेंट तभी कहा जाता है जब वहां पर दो टायर ऑफ गवर्नमेंट हो, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। जैसे कि हमने बात करी थी, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी स्टेट गवर्नमेंट। बट हमको एक न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी देखने के मिले, जो ऐसा न्यू लेवल को डिक्लेयर किया गया, वो था लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल पे पब्लिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता था और डोर टू डोर जाके उनको प्रॉब्लम्स को सुनता था और समझता था। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गई एंड पंचायत हो गई, ये सब लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। एंड हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट का अपना कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, अपने कुछ काम होते थे, जिसको हमने कहा लिस्ट। हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के लिए, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक लिस्ट को जारी किया गया। जैसे कि सेंट्रल के लिए लागू की गई यूनियन लिस्ट, स्टेट के लिए लागू की गई स्टेट लिस्ट, और लोकल के लिए कॉन्क्यूरेंट लिस्ट।
और इन लिस्ट के अंदर इनके रिलेटेड वर्क लिखे थे, इनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स लिखे थे कि इस गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली इसी एरिया में, इसी सेक्टर में काम करना है। तो बात करने वाले उन्हीं लिस्ट के बारे में कि इन यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को, कंकरेंट लिस्ट को हम किस तरीके से समझते हैं और इन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स और काम हर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से डिक्लेयर किए गए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट लिस्ट। बात करी थी कि हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए अपनी एक लिस्ट को लागू किया गया था और उस लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया था जिससे रिलेटेड ही वो अपने काम को कर सकते थे, उसी सेक्टर में, उसी एरिया में अपने काम को कर सकते थे। नाउ वी टॉक अबाउट दिस लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट आती है हमारे पास यूनियन लिस्ट। तो पहली लिस्ट हमको देखने के लिए मिलती है ऐसा यूनियन लिस्ट विच includes the subjects related to national importance and only the union or central government can make laws related to these subjects। तो यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता था जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि ओवरऑल दी कंट्री की इंपॉर्टेंस के लिए, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते थे। और इन लॉस को केवल बना सकती थी हमारी यूनियन गवर्नमेंट या तो कह लो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमको देखने के लिए मिले जैसे कि करेंसी हो गई, बैंकिंग हो गई, फॉरेन अफेयर हो गए। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं इनटू द यूनियन लिस्ट और यूनियन लिस्ट के लॉज को बनाने के लिए काम करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट एंड द लोकल इंपॉर्टेंस। ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे एरियाज को, ऐसे सेक्टर्स को इंक्लूड करता है जो कि स्टेट की इंपॉर्टेंस के लिए और लोकल लेवल के इंपॉर्टेंस के लिए, मतलब कि लोकल लेवल मतलब कि एक सेंटर लेवल जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आ गया हमारा, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रही है, और स्टेट लिस्ट जो कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया जिसके ऊपर काम करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही के पास ऐसा लॉ है, ऐसा अधिकार है कि वो इससे रिलेटेड हम अपने लॉस को बना सकती है। इसमें एग्जांपल आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, पुलिस आ जाती है, ट्रेड आ जाता है और कॉमर्स आ जाता है। तो स्टेट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती है जो ओवरऑल स्टेट की डेवलपमेंट और लोकल लेवल की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड लिस्ट हमको जो देखने के लिए मिलती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया। तो इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉस बनाए जाते हैं उन लॉस को बनाने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही काम करती है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऐसा स्पेसिफाई नहीं की गई डिफरेंट, बल्कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर काम करती है और लोकल लेवल पे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। इसमें एग्जांपल हमको देखने के लिए मिल गया, एजुकेशन देखने के लिए मिल गया, मैरिज देखने के लिए मिल गया, अडॉप्शन देखने के लिए मिल गया। तो ये होती है 3 लिस्ट जो कि हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए स्टैब्लिश की गई है कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, इसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करना पड़ेगा, इसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लॉज बनाने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड लिस्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जैसे कि हमने बात करी कि हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट थी। कितनी लिस्ट थी हमारे पास? 3 टाइप की लिस्ट थी और हर एक लिस्ट हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए स्टैब्लिश की गई थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में देखा कि कंट्री डेवलप हुई, वहां पर हमको जैसे कि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम कंप्यूटर सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर अपने आप में डेवलप होने लग गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर अपने आप में डेवलप होने लग गया। जैसे कि हमने बात करी कि हर एक सेक्टर के पास, हर एक सेक्टर, हर एक एरिया का को लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया और उस लिस्ट को ऐसा हर एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए स्टैब्लिश किया गया। पर कुछ ऐसे नए सेक्टर्स हमको देखने के लिए मिले कि इस एरिया, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए हमने बनाई रेसिडुअरी लिस्ट, और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए हमने बनाई रेसिडुअरी लिस्ट। और इस रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। और इस लिस्ट के अंदर लॉस को बनाने का काम हमारी गवर्नमेंट जो करती है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट क्या हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, दोनों बात सेम है।
तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए काम करता है कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है और वहाँ पर लॉ बनाने का काम जो करता है वो होती है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा फैक्ट जो हमको देखने के लिए मिलता है कि कुछ ऐसे नेशंस होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि अपनी स्पेशल पावर को एंजॉय करते हैं, जो कि अपनी स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो उसके पास अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके पास क्या है? अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर ओवरऑल कंट्री में किसी भी लॉ को लागू किया जाता है तो हम ऐसा जम्मू कश्मीर पे डायरेक्टली उस लॉ को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी लॉ को ऐड करने से पहले, किसी भी लॉ को इम्पोज करने से पहले हमें वहां की स्टेट असेंबली, हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली का अप्रूवल चाहिए होता है। किसी भी लॉ को अगर ओवरऑल द कंट्री लागू कर रहे हैं तो उससे पहले हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली का अप्रूवल चाहिए होता है, तभी हम उस लॉ को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर सकते हैं। और ये अपना अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ऐसे कुछ हमारे पास स्टेट्स होते हैं जो अपनी स्पेशल पावर्स एंजॉय करते हैं और ओवरऑल कंट्री का उनके ऊपर कोई भी ऐसा फोर्सफुली रूल हम इसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते जो कि पूरा ओवरऑल कंट्री के अंदर इम्पोज किया गया हो। तीसरा फैक्ट जो हमको देखने के मिलता है वो है यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज वो ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्मॉल नहीं होते, जो काफी ज्यादा स्मॉल नहीं होते, बट हम स्मॉल होने ना होने के बाद भी हम उनको एज अ सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित नहीं कर सकते। सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो ऐसी स्टेट को हम कह देते हैं यूनियन टेरिटरीज। ऐसे एरिया जो काफी ज्यादा स्मॉल नहीं है बट हम उसको ऐसा सेपरेट और ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं घोषित कर सकते, इसलिए हम उसको कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर काम करने वाली जो गवर्नमेंट है वो है हमारी क्या? यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, उसके ऊपर लॉज बनाती है। एंड हम इसको ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट इसलिए घोषित नहीं करते क्योंकि ऐसा स्मॉल एरिया भी नहीं है ज्यादा और काफी ज्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है कि हम उसको ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर जाए। फोर्थ आता है कि अगर जैसे कि हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया और एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी भी लॉ को पास करने के लिए, किसी भी लॉ को पास करने के लिए इन दो गवर्नमेंट के बीच में अगर हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर जुडिशरी या तो कह लो सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज अंपायर। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अंपायर। अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट इन दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में को देखने को मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज एम्पायर, जो कि इनके डिस्प्यूट को सॉल्व करता है और बेटर लॉ को कंट्री के लिए टेकन करने में मदद करता है। अगर हमें बात करनी है कि अगर हमको, जैसे हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमारे पास थी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमारे पास थी यूनियन लिस्ट। अगर हम किसी भी लिस्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी लिस्ट के अंदर हम कुछ अगर चेंज लाना है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस लिस्ट के अंदर डाला जाए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस लिस्ट के अंदर डाला जाए, तो उस चेंज को लाने के लिए हमें काफी ज्यादा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी हमको चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें पार्लियामेंट से उस रूल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर हम कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, उस चेंज को पास करने के लिए हमें पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेस से, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। और हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता है।
हाफ ऑफ द स्टेट का हमें क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, किसी एक नए चेंज को लाने के लिए लिस्ट के अंदर। तो चेंजेस को लाना काफी ज्यादा टफ माना जाता है एज कम्पेयर टू जो लिस्ट को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जितनी भी सारी लिस्ट जो थी, जैसे लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स थे, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन थे कि किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को किस पर्टिकुलर एरिया और सेक्टर में काम करना है, ये सब मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पर चेंज लाने के लिए हमें इन दो रूल को फॉलो करना पड़ता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब कि किसी भी लॉ को चेंज करने के लिए, किसी भी नए रूल को लाने के लिए हमें स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे हमको अप्रूवल चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस को लेते हैं। किसको लेते हैं? टैक्सेस को। ये टैक्सेस को इसलिए लेते हैं कि जो इनके अंडर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन पे वर्क करने के लिए जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको वो प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस। फिर चाहे वो इनकम टैक्स ले रहे हो, जीएसटी टैक्स ले रहे हो, रोड टैक्स ले रहे हो, तो टैक्सेस को लिया जाता है टू फुलफिल द डिमांड्स जो इनके अंदर आती हैं, जो इनके अंदर जो लिस्ट इनके अंदर सब्जेक्ट्स इनके अंदर इंक्लूड कर गए हैं, उसको पूरा करने के लिए इन्हें टैक्सेस को यूज करना पड़ता है। दैट्स इट।